आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है भाई। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये चीज़ चल रही है। आपको 80 से 90% एग्जाम पेपर यहीं से मिलेगा, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है। तो क्वेश्चन 15 की हम बात करें तो 15 में कहता है कि गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, यानी टॉर्क का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। कब निकालना है? ऑन द रेक्टेंगुलर कोयल दैट कैरीज द करंट प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई रेक्टेंगुलर कोयल किसी भी सेम फील्ड में रखी हुई है। जैसे कि रेक्टेंगुलर कोयल आपको दिख रही होगी और ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो रखा है, उसके अंदर रखी गई है। तब इसका टॉर्क क्या होगा वो हमें बताना है। और हमें एक्सप्लेन करना है चेंज इन द टॉर्क ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या चेंजेस आते हैं टॉर्क के अंदर। ठीक है। तो होता क्या एक्चुअल में, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड and current flow through it, the magnetic force act on opposite sides of the coil. It means, इसका मतलब ये है कि जब ये रेक्टेंगुलर कोयल हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, ठीक है, और इसके अंदर से करंट पास किया जा रहा है, तो इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड की तरफ फोर्स एग्जर्ट करता है। ये बात ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट है भाई यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है, दीज फोर्सेज आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, कॉजिंग ए टॉर्क, जिस वजह से उसमें एक टॉर्क आ जाएगा टो। ठीक। इसको कैसे हम ऑब्टेन करते हैं वो जरा अभी देखिए। तो इसके अंदर हम कोयल की लेंथ को L मानेंगे, विड्थ को B मानेंगे, एरिया होगा L इंटू बी, करंट फ्लो इन द ये L इंटू बी इस टाइप का होगा। ठीक है। करंट इसमें I होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स जो होंगे वो N होंगे और एंगल जो बनेगा वो थीटा बनेगा। कैसे बनेगा जरा वो देखिए। यहाँ पे मान के चले कि ये आपका अपर पार्ट है और ये आपका डाउन पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक हिस्सा ले लिया उसका जिसपे फोर्स लगा हुआ है F1 ऊपर की तरफ, वेट अ सेकंड। ये लगा हुआ है फोर्स आपका ऊपर की तरफ F1, एक लगा हुआ है नीचे F2, और इस पोजीशन से इसकी डिस्टेंस क्या है, B साइन थीटा। और ये जो आपका नॉर्मल हम डालते हैं इससे ये एंगल बनाता है थीटा, ये बात ध्यान रखनी है। और जो इसकी आपकी विड्थ है वो B है। तो यहाँ पे एक जो फोर्स काम करता है वो होता है आपका F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ रिपीट, आई बी एल साइन थीटा ऐसे भी ये लिखा जाता है, या बी आई एल साइन थीटा लिख लो, ऐसे भी ये लिखा जाता है। ठीक है। होता क्या है कि फोर्स डायरेक्टली ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स अप्लाई होता है। The two opposite sides of a rectangular coil are perpendicular to the magnetic field. The force on these sides from a pair creating a torque on the coil. यानी कि जो दोनों फोर्सेस हैं ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो इसके अंदर एक टॉर्क आ गया। एक टॉर्क मतलब एक फोर्स आ गया जो घुमाएगा इसको। ठीक है। तो ये टॉर्क होता है, रोटेशन जो होता है ये फोर्स इनटू में वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन आर्म्स होता है। जैसे कि टॉर्क को हम टी से दिखाते हैं, टी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ये बात ध्यान रखना है, बी। ठीक है। तो बी क्या है इसमें, जो ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या है, आई बी एल साइन थीटा, हमने यहाँ पुट कर दी आई बी एल साइन थीटा। एल और बी को हम एक साथ लेकर, क्योंकि हमें पता है कि एल इंटू बी क्या होता है, आपका एरिया होता है। क्लियर भाई। तो टॉर्क क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा बी आई ए साइन थीटा, ये बात ध्यान रखनी है। टॉर्क बनेगा बी आई ए साइन थीटा। तो इसको हम कर देंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है भाई, कोइल के अंदर खूब सारे चक्कर हो सकते हैं, तो वो चक्कर हमने मान लिए एन है, तो एन से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टॉर्क इजिकल टू एन बी आई ए साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन होता है टॉर्क का। ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन भी काम आता है और लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक। अब स्पेशल कंडीशन क्या क्या हो जाती है, देखिए जब भी कोई चीज एंगल पे डिपेंड करती है तो आपको चेक करना होता है कि 0 डिग्री पे क्या काम कर रहा है और 90 डिग्री पे क्या वर्क होगा। तो अगर हम पहली कंडीशन देखें तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री है, तो आपका टॉर्क क्या होगा। अभी आपने देखा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एन बी आई ए साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है, एन बी आई ए साइन थीटा। और यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये बनेगा एन बी आई ए साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब खत्म, मिनिमम, है ना। वहीं पे अगर बात करूं मैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा भाई, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एन बाई आई ए साइन 90, और आप सबको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टॉर्क क्या आएगा,
NBA टॉर्क आ जाएगा और ये टॉर्क जो होगा आपका मैक्सिमम होगा, यानी कि बहुत ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक नंबर में कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि थीटा एंगल 90 हो जाता है। ठीक, तो इससे हम देखते क्या है, जो आपका टॉर्क है, ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है आपका बी के ऊपर, आई के ऊपर, ए के ऊपर और एंगल के ऊपर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है जिसके ऊपर भी करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क डिपेंड करता है करंट के ऊपर और टॉर्क डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और टॉर्क डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर है इतनी बात? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे हम जब आते हैं तो आपसे एक विनती है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दिया करें, और अगर कुछ डाउट आता है तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि हम उसको नई वीडियो में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और जो भी नए देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें हम, तो हमें क्या बताना है? देखो, सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है ना। हमें एक बताना है कंपोजिशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इसका, मूविंग कोयल करंट मीटर का। ठीक है, विद नेसेसरी डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द मूविंग, ये मोबाइल की जगह मूविंग लिख लो, मोबाइल भी आ सकता है तो मोबाइल का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, मूविंग कॉइल करंट मीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। तो मूव द कोयल करंट कैसे मूव करती है, सबसे पहले ध्यान रखें ये कोयल है आपकी, ये कोयल मूव करेगी। ठीक है, ये आपका स्केल है। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर होता है कि किधर किधर करना है, ये आपका इंडिकेटर है। ठीक है, और ये आपके जो है एस, ये आपके पोल है, कौन से पोल है, मैग्नेटिक पोल है दोनों, नॉर्थ और साउथ। इसको बोलते हैं हम क्या, आपकी स्टेबल मैग्नेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी इसको बोला जाता है। ठीक, हुआ क्या, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल इन्होंने क्या किया, अपने अंदर एक एक यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया तो ये कोइल जो है मूविंग कंडीशन में है, तो ये मूविंग कंडीशन में क्या काम करेगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो बात क्या करनी है कि ए मूविंग कोइल करंट मीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वेरी लिटिल इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, यानी कि जो आपकी ये कोइल है ये बहुत से बहुत छोटा से छोटा यानी कि स्मॉल से स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेगी भाई। ठीक है, इसलिए बहुत नेसेसरी बन जाती है ये। तो मूवेबल कोइल, जो कोइल आपकी मूव कर रही है, करंट मीटर एंड मूवेबल मैग्नेट करंट मीटर्स आर आल्सो टाइप ऑफ करंट मीटर यूजिंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ सर्किट and a device is measured as well as the current present in the electrical circuit and its direction can be known for an electrical circuit by the moving coil flow meter या galvanometer भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी इसमें इतनी बात कही गई है, जो बताऊं आपको मैं, कि जो आपकी कोयल मूव करेगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, कितना इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर है उसको मेजर करने के लिए बात की जा रही है कि कितना करंट प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम आएगा एक गैल्वेनोमीटर का काम आएगा, जिसको हम फ्लोमीटर भी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो ये आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं जो आपको बनाना है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे आप बोल सकते हो एल फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम, फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो है कॉपर की आपकी क्या है, कोयल है। ठीक है, और ये फास्फोरस और ब्रॉन्ज की क्या है आपकी, एक पत्ती टाइप है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना देना है, इस पे ये स्प्रिंग लिख देना है। ठीक है, और ये आपकी क्रोड है, इतनी बात ध्यान रखनी है। इसमें हुआ क्या, अब देखिए, इन ए मूविंग कोयल करंट मीटर ए रेक्टेंगुलर कोयल मेड ऑफ थिन कॉपर वायर, यानी किसकी बनी होती है, थिन कॉपर वायर की बनी होती है, जो कि रखी होती है बिटवीन द पोल्स ऑफ पावरफुल मैग्नेट। पावरफुल पोल मतलब क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, द कोयल इज रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन, कोयल को चारों तरफ से रैप कर दिया गया है, किससे, सॉफ्ट आयरन कोर से, जिससे क्या बनेगा, मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक समान बना रहे, यूनिफॉर्म बना रहे। तो कोई पूछता है कि इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर की हमने रैपिंग क्यों की है, तो बताना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहे इसलिए की है। द थिन फास्फोरस अटैच टू द कोयल, द स्प्रिंग ब्रोंज रीचेस द ब्रोंज स्ट्रीम। अब होता क्या है कि जो आपकी फास्फोरस अटैच हो रखी है किससे, कोयल से, जो आपकी ये फास्फोरस है ये कोयल से अटैच हो रखी है, क्या करेगा,
ये जो है ब्रॉन्ज स्ट्रीम टू द कॉइल एज वेल एज प्रोवाइडेड रेसिप्रोकेटिंग टॉर्क, यानी कि ये आपको यहाँ पे जो टॉर्क उत्पन्न होगा उसको इस कॉइल तक पहुंचाएगी। ठीक है। ए पॉइंटर और मिरर एसोसिएटेड विद द होरोस्कोप, एक यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है जिसमें हम इसको देखते हैं। मेन है कि प्रिंसिपल पे किस पे काम करती है। तो प्रिंसिपल क्या काम करेगा, तो ध्यान रखना है, व्हेन ए करंट पास्ड थ्रू ए कॉइल लोकेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्ट्स एज ए रोटेशन ड्यू टू विच ऑफ द कॉइल स्टार्ट। यानी प्रिंसिपल क्या काम करेगा वो देखते हैं। देखिए आपने पता किया कि बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है करंट है, ए क्या है एरिया, एन क्या है नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है। और मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए बनेगा। और आपका जो होरोस्कोप रोटेट करेगा, जो आपका होरोस्कोप लगा हुआ है ऊपर रोटेट करेगा, ए रोटेशनल टॉर्क इज जनरेटेड ड्यू टू द स्प्रिंग। तो टॉर्क आएगा टॉर्क डैश इज इक्वल टू के थीटा, क्योंकि के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, थीटा क्या होता है एंगुलर डिस्पर्सन होता है ना। और टॉर्क इस कंडीशन पे टॉर्क आपका टॉर्क डैश के इक्वल टू हो जाता है। जब ये इक्वल टू हो जाता है तो क्या आएगा भाई, टॉर्क की वैल्यू क्या है एन बी आई ए, इसकी वैल्यू क्या है के थीटा। तो आपने देखा कि जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, करंट के। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज द डेविएशन जनरेटेड इन द मूविंग कॉइल करंट मीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इज मेजर्ड ऑन द प्रिंसिपल। बात समझें, ये जो एंगुलर डिस्पर्सन आ रहा है इसको हम डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। इसी प्रिंसिपल पे आपका ये वर्क करता है। ठीक है। अब कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मेन लाइन ध्यान रखें, डायग्राम ध्यान रखें, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। हमें क्या करना होता है कि किसी भी कोइल मीटर में अगर हमें बहुत ही छोटा करंट मेजर करना हो, वेरी लिटिल करंट को मेजर करना हो, टू मेजर मोर करंट ए स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड ए शंट, यानी कि मेजर करने के लिए हम उसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं जिसको शंट बोला जाता है, और उसको पैरेलली कॉइल के अंदर रखते हैं। कैसे लगाते हैं, पैरेलल रखते हैं, सीरीज में नहीं लगाते, ध्यान रखना है। ओके। तो होता क्या है, ये दिस अलाउ मोस्ट ऑफ द करंट टू पास थ्रू द शंट, यानी कि जितना करंट होगा मोस्टली शंट से पास होगा, है ना। और फ्लोमीटर को सेफ रखेगा, तो एमीटर कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, एमीटर में। देख कैसे होता है, डायग्राम देखें सिमने से। ये आपका पूरा एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, ये है आपका जी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, और ये आपका शंट रेजिस्टेंस है एस। करंट आता है, करंट इसमें गया आई जी, इसमें से क्या गया आई माइनस आई जी। तो हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो क्या करते हैं आई इंटू जी, यानी आई इंटू जी गुना में क्या आ जाएगा इसके अंदर आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इसको सोल्व करते हैं, है ना। सोल्व कैसे करना है वो देखिए। हमने क्या किया, यहाँ कर देते हैं चलो, आई जी इंटू में जी, और ये बनेगा आपका आई एस माइनस आई जी इंटू में एस। आई जी वाले को हम एक तरफ लेके आए, आई जी वाले को हम एक तरफ लेके आए, तो ये बन जाएगा आपका, ये सब नहीं लिखना है अभी आपने, आई जी प्लस आई जी एस, और यहाँ पे आई जी भी है, और ये बन गया आई इंटू में एस, यहाँ से आई जी कॉमन आ गया तो क्या बना एस प्लस जी, और ये बन गया आई एस। तो यहाँ से आप देखते हो तो आई जी अपॉन आई क्या आ जाएगा, एस अपॉन एस प्लस जी आ जाएगा, जो हमारी ये टर्म बन के आती है। इससे क्या पता लगा, इट मीन्स दैट कि जो आपकी टोटल करंट है, टोटल करंट है वो क्या होगा, वो ये वाला होगा, इसमें प्रवाहित होगा। तो हम यहाँ से शंट रेजिस्टेंस को निकालते हैं। इतना काम करके आना है आपको, बस फालतू कुछ नहीं करके आना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड। अगर आपको ये हमें चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप आगे बात करें कि राइट द फैराडे लॉ, आपको बताना है फैराडे लॉ इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड प्रूव दैट लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आपको लेंज लॉ भी बताना है, आपको फैराडे लॉ भी बताना है, सब कुछ बताना है। तो पहले बताना है इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज इज मेड इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जब कोई चेंज आता है एसोसिएटेड विद ए क्लोज सर्किट और कोइल, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ईएमएफ इज जनरेटेड। ये लाइन ध्यान रखनी है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो तुरंत आपका ईएमएफ बनेगा।
ईएमएफ मतलब स्मॉल ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बनेगा। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन द शॉर्ट में कह दूं तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर ईएमएफ क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर्मूला आपका ये रहा, क्या लिखा हुआ है, ई माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल फाई का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है भाई। आगे अगर फैराडे के फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, आपका ईएमएफ जनरेट होता है। यही आपके फैराडे ने कहा था पहले नियम में। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। लेकिन कैसे, सेकंड लॉ में इसको प्रूफ किया गया। कैसे किया गया कि भैया अगर ये देखो कैसे किया गया कि इफ द कोइल नंबर ऑफ एन, अगर कोइल नंबर एन है तो ई जो जनरेट हुआ है वो जनरेट होगा अभी देखिए कि कुछ समय में, डेल्टा टी समय में, यानी कि टाइम बोल लो, टाइम इतना है, ये टाइम चेंज है या टाइम इंटरवल बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आया, फाई टू माइनस फाई वन इजिकल टू डेल फाई। जब ये चेंज हो गया तो आपका ईएमएफ बन के आया ई इजिकल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। और एक जब लिमिट लगा देते हैं तो क्या होता है, तो आपका आता है ई इजिकल टू माइनस लिमिट डेल्टा टी से फाई अपॉन डेल टी। कुल मिला के ई आपका आता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, जो हम पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। और अगर नंबर ऑफ एन कोइल्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है भाई, है ना। और ये नेगेटिव साइन हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करता है कि वो अपोज में है। वहीं पे बात करें कि लेंज लॉ ने क्या कहा, लेंज लॉ क्या कहता है और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे इसमें काम करता है। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि लेंज लॉ कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस स्ट्रीम इज सच दैट इट अपोज द कोज इट अराइजेस। मतलब ये है कि लेंज लॉ ने ये कहा कि जो भी इंड्यूस स्ट्रीम का मतलब करंट भी हो सकता है, यहाँ पे करंट लगा सकते हैं, स्ट्रीम लिख सकते हैं, कि वो करंट होगा जो उससे, जो ये करंट उसका ही विरोध करेगा जो उसने खुद उत्पन्न किया है। यानी कि हमने चीज बनाई और हम ही उसका अपोज करें तो वो ही लेंज लॉ होता है। जैसे कि द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज मैग्नेटिक मेड इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जो इंड्यूस करंट आपका प्राप्त होता है वो हमेशा अपोज करता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही इंड्यूस करंट मिलता है, यानी जो मिला उसी को काटा, है ना। क्या करते हैं, एज्यूम दैट पेनल्टी मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड ए होरोस्कोप एज द मैग्नेट अप्रोच द कॉइल। अच्छा, होना क्या है इसके अंदर, देखिए ये आपकी मैग्नेट रखी हुई है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये आपकी कोयल घूम रही है। ठीक है, ये आपका सूचक लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है। जैसे जैसे मैं इसके पास होता जाऊंगा वैसे वैसे ये डायरेक्शन बहुत तेजी से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। होगा क्या, एक इंड्यूस करंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या करा हमने, लगातार देखिए कोयल के अंदर लगातार चेंजेज हो रहे हैं। जब चेंजेज हो रहे हैं यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो ये जो इंड्यूस करंट प्रेजेंट में यहाँ पे मिला, ये इंड्यूस करंट इस फ्लक्स का विरोध करना, अपोज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो इंड्यूस करंट क्या करता है, फिर से विरोध करता है किसका, ये देखो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका, चुंबकीय फ्लक्स का, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का। ये सब चीज में ऐसे ही लिखी हुई है। आई बात समझ में या नहीं आई। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। यानी किसका करता है, इंड्यूस करंट अपोज करता है मोशन ऑफ मैग्नेट का। टू ओवरकम द अपोजिशन एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन द पुश द मैग्नेटिक फॉरवर्ड। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि भाई जब इंड्यूस्ड करंट आपका अपोज कर रहा है इसमें मोशन ऑफ मैग्नेट का, तो उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। वो कार्य क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो होता क्या है, इफ द इंड्यूस करंट डज नॉट रेजिस्ट द चेंज, अगर इंड्यूस करंट चेंज का विरोध ना करे तो क्या होगा, द एनर्जी विल बी जनरेटेड विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। यानी कि जो एनर्जी जनरेट होगी वो जो है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के हो जाएगी, जो कि प्रिंसिपल कंजर्वेशन के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि लेंज लॉ इज फुली कंसिस्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्लियर है भाई इतनी बात। आज का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, डिफाइन द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कैरियर फोर्स जनरेटेड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अभी अभी हम बात करके आ रहे हैं, किसकी बात करके आ रहे हैं, फाई की बात करके आ रहे हैं। फाई क्या है, फाई क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। अब कुछ चेंज होगा तो और देखते हैं क्या होता है, यानी कि वो चेंज वहन चेंज इज मेड इन करंट फ्लोइंग इन द कोइल एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक कैरियर्स फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द सेम कोइल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब चेंज इन मेड इन द करंट फ्लोइंग इन द कोइल, जब कोइल के अंदर करंट जाता है तो कुछ चेंज होता है एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक कैरियर फोर्स, यानी कि उसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ उसने एक फोर्स जनरेट किया। क्यों किया, ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन सेम कोइल, यानी सेम कोइल के अंदर ही क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं करंट में, जिस कारण क्या हुआ, फोर्स जनरेट हो रहा है। इस फोर्स जनरेटर को भी बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी कि उसने अपने आप इंडक्शन कर लिया, है ना। द इलेक्ट्रिकल कैरिंग फोर्स जनरेटेड इन सेल्फ इंडक्शन अपोज द चेंज मेड टू द करंट। इतनी बात ध्यान रखनी है। और इसको बोलते हैं भैया सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, ठीक है, या कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसको एल से डिफाइन करते हैं। आई इसमें क्या है आपका करंट हो जाता है। अभी देखते हैं क्या आएगा, देखिए द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए कोइल इज द सम दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक कैरियर फोर्स ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज पर यूनिट कोइल इन द दैट कोइल। अभी देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, मान के चलें कि ये आपका पूरा एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में बैटरी लगी हुई है, प्लस से करंट फ्लो होता है, इसके अंदर करंट जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर करंट बह रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट और फ्लो होता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। ऐसे ही जब हमने की को ओपन कर दिया तो ये करंट जो है करंट उल्टा भागता है और इंड्यूस करंट ऐसे भागता है। होता क्या है, तो इसमें लगातार चेंजेज हो रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, मिल रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जब ये कांस्टेंट हटता है तो एक टर्म आती है एल, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब फराडे ने क्या कहा, फराडे ने कहा था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, और फाई क्या होता है, एल इंटू आई। तो हमने यहाँ पुट कर दिया तो क्या बना, तो E बना माइनस डेल एल आई अपॉन में डेल टी बन गया। एल क्या है इसके अंदर, एल है सेल्फ कांस्टेंट, यानी कि आपका सेल कोफिशिएंट। तो E की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर एल की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा माइनस ई डी आई अपॉन में डी टी। ये फॉर्मूला याद रखना है भाई। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी हेनरी। क्या होती है, हेनरी होती है। इतनी बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स करंट। कि रिवर्स करंट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीरियडिक पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दिस डिस्कस एलसीआर सीरीज सर्किट को आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है। सबसे पहले बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इस शेप में चलता है, साइन वेव में चलता है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज रिकरेंटली ओवर टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रेगुलर रेगुलर बेस पे एक पीरियड के थ्रू चेंज होती रहती है ओवर ए टाइम कोड, यानी कि एक टाइम के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। The domestic power supply is an alternating current. The value of AC at a certain time is called instantaneous value of the current. यानी किसी टाइम में जो करंट की वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, एकदम तुरंत जो करंट की वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो करंट हमारा होता है उसको मानते हैं कि आई नोट साइन ओमेगा टी आपका चल रहा है, ठीक है। ये आपका आई क्या है, यहाँ पे करंट एट ए टाइम, एंड आई नोट क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे, ये ओमेगा टी। और टी क्या है आपका, टाइम है, टी मतलब स्मॉल टी, ठीक है। अब होता क्या है, ये साइन होता है एसी का, ये ध्यान रखेंगे। तो करंट चलता है ऐसे, करंट गया, लोड मिला, लोड पे बल्ब जल गया, ये करंट का है। ये इसकी वेव फॉर्म होती है, तो वेव फॉर्म भी याद रखेंगे साइन की क्या होती है, ठीक। तो टाइम पीरियड की जब बात करें तो टाइम टेकन बाय द एसी टू कंप्लीट ए कंप्लीट साइकिल इज ए कॉल्ड पीरियड, यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम जो है टाइम, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी के
अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसलिए बोलते हैं 1/f। और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटली पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 1 सेकंड इज इक्वल टू हर्ट्ज इनवर्स भी होता है। और इंडिया के अंदर जो एसी लगी हुई है, एसी का जो वैल्यू लगती है वो 50 हर्ट्ज की होती है फ्रीक्वेंसी उसकी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है भाई, तो बात करें एलसीआर सीरीज सर्किट की, तो सीरीज यानी कि एल लगा दिया, सी लगा दिया, आर लगा दिया, 3 हमने स्टेप लगा दिए। एल मतलब क्या है, इंडक्टेंस। आर सी मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है एसी का, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज जब सीरीज में लगी हुई है तो इस पे अलग जाएगी, इस पे अलग जाएगी, इस पे अलग जाएगी। कैसे जाएगी वो देखिए। तो इसके लिए VL है, इसके लिए VC है, इसके लिए VR है, जो आपका IR होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है फॉर रेजिस्टेंस R बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी को पता है क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो क्या लग गया, VR की वैल्यू IR। ये वोल्टेज जो R लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट जो है सब जगह इक्वल होता है, तो इंडक्टेंस के लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा VL इज इक्वल टू IXL, ये ऐसे लिखा हुआ है। और ये जो है आपका π/2 अहीड होता है किससे, करंट से। ठीक है, इंडक्टेंस में के अंदर जो करंट है वो π/2 अहीड होता है, और कैपेसिटेंस में क्या होता है, बिहाइंड होता है करंट से। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होता है VC वो लिखा जाता है IXC, और आपका XC की वैल्यू होती है 1/ωc, और यहाँ पे XL की वैल्यू होती है ωL। अगर फेस डायग्राम की बात करें तो ये फेस डायग्राम बना हुआ है आपका। इधर की तरफ आपका VR है, नीचे की तरफ आपका VC है, ऊपर की तरफ आपका VL माइनस VC है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो आपको टोटल पोटेंशियल निकलता है क्या, प्लस कर दो, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर, रेजिस्टेंस वाला स्क्वायर, माई प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। उठा के वैल्यू पुट करो। VR की वैल्यू क्या है, IR है, पुट कर दी। एंड VL माइनस VC की वैल्यू XL रखी यहाँ पे, XC रखी यहाँ पे, ये पुट कर दी। और इसको हमने क्या किया, अंडर रूट लेके इधर पहुंच गए। तो जो करंट था आपका I स्क्वायर से I बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, इसका स्क्वायर बन गया। अब क्या हुआ ये ध्यान रखें, तो एसी के अंदर जो हम इम्पीडेंस निकालते हैं, तो इम्पीडेंस काम करता है, एसी के अंदर काम करता है बच्चे इम्पीडेंस। ठीक है, और इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी आर की जगह जेड आ जाता है, ओम्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या निकाल लेंगे भाई, वी आई नीचे आ गया, वी अपॉन आई, तो क्या बन गया जेड। तो जेड की वैल्यू क्या बन गई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, अब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाए तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो ओमेगा एल आपका हो जाएगा 1/ωc जाएगा इधर, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर एल सी इंटू 1। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 1/LC। ये पहुंच जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 1/√LC। एक वैल्यू ये भी याद रखिए भाई। और क्योंकि ओमेगा होता है आपका 2πf, तो ये हो जाएगा 1/√LC, एफ रहेगा यहीं पे, तो क्या बन जाएगा 1/2π√LC। तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो ये आज के 5-6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आई होप दैट कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और इनको अच्छे से कर लें अपने एग्जाम तक। इन्हीं में से पेपर बन के आएगा, 101% पेपर बन के आएगा भाई। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।